हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको पहले भी हमारी पुरानी क्लासेस में बताया था कि NI ACL AO की 2024 की वैकेंसीज आ चुकी हैं। एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसमें सिर्फ दो ही वैकेंसीज आई हैं हमारी। एक तो आई है आपकी अकाउंट्स की पोस्ट के लिए और एक आई है आपकी जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम अकाउंट्स की पोस्ट के लिए अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको डेली बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अकाउंटिंग की पोस्ट के लिए अलग अलग टॉपिक्स करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने नॉलेजेस ने इसका एक पेड कोर्स भी चलाया है, अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। वहां पर ये सारी जो फ्री क्लासेस है इसके साथ आपको बाकी की सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आएंगे वो सारे कवर करवाए जाएंगे, जिसमें आपकी मॉक टेस्ट भी होगा, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, आपको पास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और पीडीएफ्स होंगी। तो अगर आप NIACL के AO के बैच को बाय करना चाहते हैं तो हमारे नॉलेजेस से कांटेक्ट करके आप इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए कि जो हमने ना हमारी पुरानी क्लास थी वहां पर मैंने आपको लीन सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। क्लियर कि लीन सिस्टम क्या होता। अब इसके अंदर इसके अलग अलग क्या थे, टॉपिक्स थे। तो फर्स्ट था हमारा GIT सिस्टम। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि GIT सिस्टम क्या होता। तो चलिए सबसे पहले इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार हम GIT सिस्टम का जो मीनिंग था उसको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं सो डैट आपको एक रिव्यू हो जाए। हाँ जी। तो अगर आप लिखना चाहें तो साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। मैं जैसे जैसे यहाँ पर लिखती जाऊंगी आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चलेंगे। तो कहते हैं कि GIT सिस्टम क्या होता है। तो कह रहे कि GIT सिस्टम एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि स्टॉक को कितना लेकर आना है, कितना ये आपके पास होना चाहिए अवेलेबल, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना। हाँ जी, क्लियर। तो GIT सिस्टम आपका एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम है। ठीक है। आप यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते हैं। जहां पर वेयर मटीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑर्डर्ड एंड प्रोडक्ट्स आर ऑर्डर्ड एंड प्रोड्यूस्ड ओनली एज नीडेड। जहां पर आप रॉ मटेरियल तभी मंगाते हैं जब उसकी नीड होती है आपको, और तभी सामान भी बनाते हैं जब उसकी नीड होती है। किसी ने डिमांड की कि हमें ये सामान बनाकर दिए तभी आप बनाएंगे, आप पहले से बनाकर नहीं रखेंगे। क्लियर। हाँ जी। और इससे क्या होता है, जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो इन्वेंटरी की कॉस्ट होती है, इन्वेंटरी की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और आपका वेस्ट भी उतना ही कम होगा। और ये कहाँ पर सबसे पहले आया था, ये GIT सिस्टम आपका सबसे पहले जापान में ओरिजिनेट हुआ था। और इसको सबसे पहले किसने यूज किया था, टोयोटो कंपनी ने यूज किया था। क्लियर। और ये क्यों करते थे, टोयोटो ने यूज किया था कि हम हमारा एम है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय रिसीविंग गुड्स ओनली व्हेन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस rather than holding large amounts of stock।
चलिए, तो ये रहा आपका जीआईटी का मीनिंग, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि जीआईटी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम है, जहां पर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को लगाते हैं कि कहाँ पर मैंने कैसे अपने मटेरियल को ऑर्डर करना है और प्रोडक्ट्स को क्या है बनाना है। बट ये सारी चीजें मैं कब करूंगा, जब मुझे इसकी नीड होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगी, आपकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की या फिर इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और आपकी क्या है वेस्ट भी कम निकलेंगे। और ये जो जीआईटी का ये टाइप था या फिर जीआईटी सिस्टम जो था, ये जापान में ओरिजिनेट हुआ था, और इसको सबसे पहले टोयोटो कंपनी ने यूज किया था। और उन्होंने क्या सोचकर किया था इस मेथड को यूज, कि हमने क्या करना है, हमारा एम है कि हमने अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। हम तभी गुड्स को रिसीव करेंगे, मतलब रॉ मटेरियल तभी लेंगे जब हमें इसकी जरूरत होगी, रिक्वायर्ड होगा हमें अपनी प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, रेदर देन होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक। ना कि हम क्या है अपना जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है या फिर कोई भी स्टॉक, सेमी फिनिश्ड या फिर फिनिश्ड, हम उसको ज्यादा मात्रा में अपने पास होल्ड करके नहीं रखेंगे। हाँ जी, क्लियर। तो इसी के साथ हमने क्या है जीआईटी का जो मीनिंग था वो आपको मैंने करवा दिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। तो अब जीआईटी क्या है आपका, किसके ऊपर काम करता है? जीआईटी आपका प्रोडक्ट प्राइसेस के ऊपर काम करता है। अगर बाय चांस आपकी क्या है प्रोडक्शन की कॉस्ट रिड्यूस होगी, वेस्ट कम निकलेगा, वेस्ट की भी तो कॉस्ट होती है, तो इससे क्या है आपके प्रोडक्ट प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके ओवरहेड की कॉस्ट भी कम होगी, जो छोटे मोटे खर्चे होते थे, जो सामान आप लेकर आए हैं उसको संभालने का, साम संभाल उसकी करनी, कैसा रूम टेम्परेचर चाहिए, उसको संभाल को कोई देख रेख करने के लिए एक वॉचमैन होना चाहिए। तो ऐसे जो छोटे मोटे खर्चे थे आपके ओवरहेड के, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, प्लस आपकी वेस्ट कॉस्ट भी क्या है कम होगी। तो ये जेआईटी सिस्टम इन तीन टॉपिक्स के ऊपर काम करता है, प्रोडक्ट प्राइसेस के ऊपर, ओवरहेड कॉस्ट के ऊपर, और वेस्ट कॉस्ट के ऊपर। चलिए, अब अगर आपने जेआईटी क्या है लगाना है अपना सिस्टम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास लो वैरायटी ऑफ गुड्स होनी चाहिए। जो गुड्स आप बना रहे हैं, जो रॉ मटेरियल आपके पास आ रहा है, तो वो लो वैरायटी में होना चाहिए। वेंडर रिलायबिलिटी, जिस सप्लायर से, वेंडर का मतलब आ गया हमारा सप्लायर, जिस सप्लायर से आप सामान लेते हैं तो आप उस पर क्या है ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए, निर्भर कर सकते हैं कि कल को अगर मैं एकदम से बिल्कुल पीक टाइम पर जब मुझे सामान बनाना है, तब अगर मैं इसको ऑर्डर दे दूंगा तो ये मुझे क्या है सामान अवेलेबल करवाएगा कि नहीं। तो आपका जो सप्लायर के ऊपर आपका जो ट्रस्ट है, जो रिलायबिलिटी है, ये आप दोनों में क्या है रिलेशन अच्छा होना चाहिए, 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि वो बंदा मुझे सामान प्रोवाइड कर देगा। गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, सामान आगे पीछे लेट ना आए, क्वांटिटी या क्वालिटी में कोई वेरिएशंस ना आ जाए, क्योंकि जब सामान बिल्कुल बनाना है, अगर तब सामान गलत आ गया तो आपकी क्या है प्रोडक्शन के ऊपर इसका असर पड़ेगा। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। डिमांड स्टेबिलिटी, अगर जितना आपने सामान मंगवाया पहले तो मतलब जो कस्टमर्स थे उन्होंने कह दिया कि हमें 100 यूनिट्स बना कर दो, ठीक है, आपने 100 यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल मंगवा लिया, बट कल को वो जो आपका था, आपके जो कस्टमर्स थे, उनकी जो डिमांड है वो आगे पीछे होगी, कल को वो कहेंगे हमें 110 यूनिट्स बनवाने थे, हमें 90 बनवाने थे, आप कम कर दो हमारा ऑर्डर। तो ऐसे आपके पास क्या है ऐसा वाला क्या कोई भी सिस्टम ना हो। आपकी डिमांड स्टेबल रहनी चाहिए कि जितना एक बार ऑर्डर दे दिया गया है उस हिसाब से आपके पास रॉ मटेरियल आ जाए और उस हिसाब से क्या है आप सामान बनाने लगे। डिमांड स्टेबिलिटी होना बहुत ही जरूरी है। TQM, दैट इज टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस। आपकी जो क्वालिटी है, जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है, तो उसकी क्वालिटी क्या है अच्छी होनी चाहिए। आप मेंटेनेंस कह दीजिए इसको, चाहे मैनेजमेंट कह दीजिए, सेम चीज ही आएगी। और जो रॉ मटेरियल आएगा उसमें कोई भी डिफेक्ट्स ना हो, जीरो डिफेक्ट्स होनी चाहिए। अगर डिफेक्ट्स होंगे तो आपने बिल्कुल उतना ही सामान मंगवाया जितना आपको चाहिए था, कोई एक्सेस में नहीं मंगवाया, तो आपके क्या है प्रोडक्शन के रुकने के चांसेस हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और अगर कल को कोई भी सिचुएशन अनसर्टेनिटी आती है, तो उससे कैसे आपने निपटना है, कैसे उस चीज को फेस आउट करना है, उसके लिए आपके पास क्या है कुछ ना कुछ पहले से प्रिवेंशन आपने क्या है यूज करनी है। क्लियर। ओके, चलिए आगे देखिए अब।
तो अगर आपने जीआईटी सिस्टम, मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है, ठीक है। और जीआईटी सिस्टम में अगर आपने जीआईटी सिस्टम अगर आपने यूज भी करना है, तो आपके पास प्री रिक्विजिट्स कौन कौन से होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप जीआईटी सिस्टम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले आता है वेस्ट कॉस्ट। जो आपकी वेस्ट की कॉस्ट है उसके ऊपर इसका क्या है, असर पड़ेगा। तो जब आप जीआईटी सिस्टम को फुली इंस्टॉल कर लेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको लगा दिया कि हर एक बंदे को पता है कि सामान तभी मंगवाया जाएगा जब उसकी नीड है, प्रोडक्शन उतनी की जाएगी जितनी कस्टमर ने डिमांड की है। तो जब इसको आप क्या है जीआईटी सिस्टम को फुली इंस्टॉल कर देंगे, तो जीआईटी सिस्टम क्या करेगा, आपकी आपकी क्या है वेस्ट को, अलग अलग टाइप्स थी हमारे पास, अब वेस्ट कितने टाइप्स की थी, 7 टाइप्स थे वेस्ट की। तो आपकी जो वेस्ट की टाइप्स थी उसको क्या है वास्टली रिड्यूस करेगा, वास्टली मतलब इस अमाउंट में रिड्यूस करेगा जो आप क्या है फिगर्स देखने को मिलेंगे या फिर जिससे आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो वेस्ट कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। कह रहे व्हेन दिस हैपेंस, और अगर ऐसा होता है, अगर आपकी क्या है वेस्ट कॉस्ट कम हो जाती है, तो इससे क्या है आपकी क्या है ऑब्वियसली शार्प ड्रॉप, मतलब एक बहुत ही तेजी से गिरावट आगे आएगी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में भी। तो आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो गई, तो आपका सामान क्या है सस्ता आप मार्केट में बेच सकते हैं। या फिर अगर आप मार्केट में सामान सस्ता नहीं बेच रहे हैं, उसी प्राइस पर पहले वाले पर बेच रहे, तो आपका जो प्रॉफिट का मार्जिन था, तो वो क्या है बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है आपके पास, प्रोडक्ट पी, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे ₹10 लगते थे, और इसको मैं क्या है मार्केट में, ये था मेरी कॉस्ट, और इसको मैं क्या मार्केट में ₹12 का बेच रही थी, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो ऑब्वियसली इसमें जो ₹2 थे वो मेरा प्रॉफिट मार्जिन आ गया। बट कल को जब मैंने जीआईटी सिस्टम को यूज किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाया, तो ये जो ₹10 की कॉस्ट थी, ये कम होके मेरी कितनी होगी, ये मेरी कॉस्ट होगी ₹7। ठीक है, ₹3 की कॉस्ट कम हो गई मेरी, जब मैंने अलग अलग तरह का क्या है खर्चा करना बंद कर दिया, मुझे एक्स्ट्रा सामान लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, डिफेक्ट नहीं निकल रहे थे उसमें, कोई भी XYZ रीजन है आपके पास। तो या तो अगर आप ₹12 में ही बेच रहे हैं, तो देखिए आपके पास प्रॉफिट मार्जिन कितना आ गया, ₹5। ₹5 आप क्या है प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं। और अगर बाई चांस आप कंपटीटर को बीट करने के लिए अपनी सेलिंग प्राइस अपना कम कर देते हैं, और आप क्या है वो ₹10 में बना रहे हो और आप ₹10 में सेल कर रहे हो, आपने SP 10 कर दिए, तो भी आपको जो प्रॉफिट का मार्जिन था वो कितना आ गया, ₹3 आ गया। तो ऐसे भी आप ज्यादा कमा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप जीआईटी सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, तो इससे आपकी क्या है वेस्ट की कॉस्ट कम होने के साथ साथ आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होगी। प्लस क्या होगा आपका, आप अपने कंपटीटर्स को और बेहतर तरीके से बीट कर पाएंगे और आप ज्यादा प्रॉफिट का मार्जिन भी कमा पाएंगे। हाँ जी, क्लियर, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड की कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ओवरहेड की कॉस्ट का मतलब मटेरियल हैंडलिंग, सामान को पकड़ कर रखना, सामान की देखभाल करना, उसको उतरवाना, उसको कहाँ पर आपने वेयर हाउस में रखा है, वहां पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए था, आपका सामान किसी भी तरीके का है, ठीक है। और डस्टिंग वगैरह अगर वहां पर क्या है, ये क्या इंसेक्ट्स वगैरह ना जाए, इसके लिए जो भी आप खर्चे कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ओवरहेड की कॉस्ट का मतलब मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, फैसिलिटीज एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन। और इससे क्या है जब आप सामान को संभाल कर रखते हो, तो जो सामान ताजा उतर कर आया रॉ मटेरियल, उसको आपने 2 दिन वहां पर वेयर हाउस में रखा और उसके बाद सामान को बनाने लगे, तो उसकी जो क्वालिटी है या फिर जो उसकी फ्रेशनेस थी वो डिक्लाइन कर जाएगी आपकी। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, ये आपकी मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट होती है, फैसिलिटीज होती है, और क्या है क्वालिटी इंस्पेक्शन जो होती है, ये सारी चीजें आपकी क्या है क्वालिटी भी कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। और ये सारी चीजें आप तभी सही कर सकते हैं, ठीक है, व्हेन अ जीआईटी सिस्टम इज इंस्टॉल्ड, जब आप क्या है जीआईटी सिस्टम को इंस्टॉल कर लेते हैं।
फैसिलिटीज में आ जाएगा वेयर हाउस, रूम टेम्परेचर, ठीक है। और क्या है, हवा के आने जाने के लिए वेंटिलेशन आपने कैसे की है, मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटीज एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन। कहाँ पर लिखूं मैं, जगह नहीं दिख रही, वेट करिए। तो इसमें देखिए, आपको मैंने अभी ओवरहेड कॉस्ट में बताया कि ओवरहेड की कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जहां पर आप मटेरियल हैंडलिंग करते हैं, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट होती है ये आपकी, फैसिलिटीज होती है और क्वालिटी वगैरह के ऊपर होती है। तो अगर ये आप जीआईटी नहीं कर रहे हैं तो इसकी जो कॉस्ट होगी ये आपकी ज्यादा आ जाएगी। प्लस अगर आपने जीआईटी सिस्टम को इंस्टॉल कर लिया तो आपको क्वालिटी इंस्पेक्शन कम करनी पड़ेगी, मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट कम आ जाएगी, सारी चीजें आपकी क्या है, कम कम हो जाएंगी। क्लियर? चलिए अब आगे देखिए। और थर्ड आ गया हमारा प्रोडक्ट प्राइसेस। ये तीनों टॉपिक्स के जो नेम थे ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे मीनिंग के बाद। तो प्रोडक्ट प्राइसेस का मतलब क्या है, जब कंपनी अचीव कर लेता है हायर लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, जब उनको लगा कि जिस हिसाब से मेरी प्रोडक्शन की क्वालिटी होनी चाहिए थी, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए थी, वो मैंने अचीव कर ली है। और उसी के साथ साथ क्या है, मैं उस टाइम पर क्या है अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा हूँ जब उनकी डेट्स है, उन्होंने कहा है डेट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। बिल्कुल सामान बहुत ही अच्छा दे रहे हो आप, और उसी टाइम पर आप सामान आपने मेरे सामने लाकर मुझे पेश किया जब मैंने उसकी डिमांड की और तुरंत आपने बनाकर मुझे तुरंत दे दिया, और वो भी फ्रेश और अच्छा। तो जो कस्टमर्स हैं वो क्या है, विलिंग हो जाएंगे आपको एक प्रीमियम प्राइस देने के लिए, बिकॉज उसमें वो परेशान नहीं हुए, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई उनकी। प्लस जो क्वालिटी थी वो क्या है, इंक्रीज होकर दी आपने उनको, जो नॉर्मल मार्केट में आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके क्या है, कंपटीटर्स देते, तो कस्टमर क्या है आपको प्रीमियम अमाउंट पे कर देता है। हाँ जी, क्लियर। तो ये आ गया आपके प्रोडक्ट प्राइसेस में। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आ गया परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन जीआईटी। अब जीआईटी सिस्टम को आपने इंस्टॉल कर लिया, उससे आप काम कर रहे हो, जीआईटी सिस्टम के आने के बाद आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, कितनी अच्छी हुई है, फिर डिक्लाइन की है, कहाँ पर डिक्लाइन करने की मतलब डिक्लाइन की है, ये सारी चीजों को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं। तो ये तो वैसे बात ऑब्वियसली है कि अगर आप जीआईटी सिस्टम को लगा रहे हैं तो वहां पर आपकी क्या है, जो परफॉर्मेंस थी वो क्या है, बढ़ेगी और अच्छी आपकी होगी। बट वो कितनी अच्छी हुई है, कितनी बेहतर हुई है, उसको भी हम निकालते हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ा है। हाँ जी, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट। कलर चेंज कर दो पेन का, थोड़ा बोरियत सी होने लगी थी एक कलर देख देख कर। चलिए, तो हमारे पास क्या आ गया, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन जीआईटी। तो इसमें हम देखेंगे कि, तो कह रहे कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेजर करने के लिए कितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, इसको यूज किया जाता था ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम में, ठीक है। और जीआईटी वहां पर नहीं आता था। जीआईटी कैसे परफॉर्मेंस मेजर करती है ये हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में नहीं आता था। देखिए क्या कह रहा, मैनी ऑफ द परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेजर्स यूज्ड अंडर अ ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम। जो पहले के जमाने में जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम है, अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए तरीके यूज करते थे, ठीक है, वो सारे तरीके आपके जीआईटी के परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए क्या है, यूजफुल नहीं है या फिर क्या है, सुटेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें जब पुराने मेजरमेंट के मेथड्स नहीं लग पा रहे हैं जीआईटी में, तो इसलिए आपको क्या है, न्यू मेजर्स क्या है, इम्प्लीमेंट करने पड़े, ठीक है। जिससे क्या है, इस जीआईटी सिस्टम के क्या है, आपको एक यूनिक फीचर्स भी देखने को मिले। अब नया सिस्टम लेकर आए हैं मेजरमेंट करने के लिए, तो वो उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से क्या है, मेजर करेगा। तो जब उसने और ज्यादा बेहतर तरीके से जीआईटी सिस्टम को मेजर किया, तो उसने क्या है, उसके यूनिक फीचर्स को भी निकाल कर आपके सामने रख दिया। क्लियर? तो ये लाइन हमें पूरा पैराग्राफ ये बता रही है कि जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम है, परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आप जो तरीके यूज कर रहे थे, जो मेथड्स आप यूज कर रहे थे, उससे आप जीआईटी नहीं मेजर कर सकते हो। जीआईटी क्योंकि आजकल का नया टॉपिक है, नया अकाउंटिंग का मेथड है, तो पुराना सिस्टम इसमें नहीं लगता था। तो इसलिए जीआईटी को मेजर करने के लिए
हमने नए तरीके बनाए हैं, नए मेथड्स बनाए हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। और जब हमने ये सारे नए तरीकों को, नए परफॉर्मेंस मेजर करने के मेथड्स को लगाया, उसने आपके सामने जीआईटी के इस सिस्टम के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक फीचर्स को भी आपके सामने लाकर रखा। क्लियर इतनी बात? ओके, आगे देखिए। अब इतना हमने आपको बता दिया, इसके बाद देखिए, तो कह रहे कि जीआईटी इन्वायरमेंट में, अब जीआईटी हमारा नया सिस्टम है, तो कह रहे कि जीआईटी इन्वायरमेंट में आप मशीन यूटिलाइजेशन नहीं मेजर करते हैं कि इस मशीन को आपने, आपके पास M1 M2 दो मशीन है, तो हर एक मशीन को कितना आपने यूज किया है, कितने घंटे चलाया है, इसकी जो यूटिलाइजेशन होती थी ये नहीं की जाती है। इतनी बात क्लियर होगी? हाँ जी, होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इतनी बातें मेरी समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें इसके बाद कहते हैं, जो आप क्या है पीस रेट करते थे, पीस रेट ट्रैकिंग करते थे हर एक एम्प्लॉय के लिए, कि हर एक एम्प्लॉय ने कैसा काम किया है। ठीक है, ये भी कहते हैं कि एक इनएप्रोप्रिएट मेजर है आपका, ये नहीं यूज किया जाता है आपका जीआईटी में। तो वो कह रहे कि जो पीस रेट ट्रैकिंग हम करते थे हर एक एम्प्लॉय की, तो ये भी एक तरह का क्या है आपका इनएप्रोप्रिएट मेथड है, अनसुटेबल मेथड है आपका जीआईटी सिस्टम में। ओके, और उसके बाद उन्होंने बता दिया कि डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी ट्रैकिंग, ये भी आप करते थे कि लेबर ने कितना काम किया, कितना उससे हमने क्या है रिटर्न ले लिया। तो डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी ट्रैकिंग भी क्या है आपके एक इनएप्रोप्रिएट मेथड है आपका जीआईटी में। दैट मीन्स इस मेथड को आप जीआईटी में नहीं यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये हमारे परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के मेथड्स थे, जैसे कि मशीन यूटिलाइजेशन, पीस रेट ट्रैकिंग, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी ट्रैकिंग। तीनों मेथड्स को हम जीआईटी सिस्टम में नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद कहते हैं कि जब आप जीआईटी सिस्टम को इंस्टॉल कर लेते हैं, मैंने लगा दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने अपनी फैक्ट्री में, मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, तो कह रहे कि जब आपने जीआईटी सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है अपने ऑपरेशनल मेजर्स को। ऑपरेशंस कैसे मेजर किए जा सकते हैं, आप उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आप अभी भी अपने ऑपरेशंस को मेजर कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर। यहाँ पर कहते हैं इंस्टॉलिंग अ जीआईटी सिस्टम डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं होता है दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट एलिमिनेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे तरीके से एलिमिनेट कर देंगे ऑपरेशनल मेजर्स को। क्लियर? ओके, चलिए, इतनी बातें मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं, आगे देखिए। वही पेज सेम दोबारा लग गई। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर टास्क टाइम। टास्क टाइम इज द मैक्सिमम अवेलेबल टाइम टू मीट द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर। टास्क टाइम का मतलब ये आपके पास वो समय होता है जहां पर जो भी आपको कस्टमर ने डिमांड की है आप उसको करते हो। जैसे एक कस्टमर ने डिमांड की है टू प्रिपेयर अ बुके, मतलब फ्लावर का जो बुके होता है, अब इसके स्पेलिंग स्पेलिंग देखते जाने, क्या मैं लिख रही हूँ मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उसका जो बुके है उसको आप बनाकर दीजिए विद 10 रोजेस, उसने कहा 10 गुलाबों का मुझे बुके बनाकर दीजिए। अब जो फ्लावर वाला बंदा था, जो फ्लावर की शॉप पर वो बैठा था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने क्या है 10 मिनट लगाए, अच्छे अच्छे से क्या है पहले अपने फ्लावर्स को निकाला, उनके में उनमें जो पत्तियां खराब हो चुकी थी उसकी कटिंग की। ठीक है, वो उनकी जो नीचे जो पकड़ने के लिए फ्लावर का जो डंडी होती है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको क्या किया उसने और कटिंग की सो डैट उसका अच्छे से बुके क्रिएट कर सके। उसके बाद उसने आपसे पूछकर अच्छा सा रैपर उसके
अगल बगल में क्या है कवर किया, सेंटर में क्या है जो डेकोरेशन के लिए आप क्या है थोड़े से व्हाइट छोटे फ्लावर्स को लगाते हैं, उन सारी चीजों को लगाया, रिबन लगाया, ठीक है। उस पर आपने एक मैसेज लिखवाना था, वो मैसेज आपका लिख कर दिया, ठीक है। आपको कार्ड पसंद करवाया। तो ये जो उसने 10 मिनट या 15 मिनट लिए हैं उस बुके को रेडी करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टास्क टाइम। टास्क टाइम का मतलब वो समय जो एक क्या है शॉपकीपर ले रहा है अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। जो आपने मेरे से सामान मांगा, वो सामान आप तक देने के लिए मैंने जो समय लिया है। और इससे क्या होता है, दिस विल हेल्प टू डिसाइड द स्पीड ऑफ एट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इससे आपको पता चलता है कि आपकी क्या है, जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जो भी सामान आप बना रहे हो, उसमें आपकी स्पीड कितनी है। तो अगर मैं सपोज करूँ, मैं अगर कह दूं कि मैं 2 घंटे क्या है बहुत ही बिजी था, सपोज करिए जो मेन ओनर था उसने पूछा, तो वो अज्यूम करेगा कि 2 घंटे में मतलब कितने हो गए, 120 मिनट हो गए। तो 120 मिनट अगर आप 10 मिनट में एक कस्टमर को डील कर रहे हैं, तो डेट मीन्स आपने, मैं 2 घंटे शॉप पर नहीं था, आपके पास 12 कस्टमर्स तो आए ही होंगे। इस तरीके से क्या है, वो अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी क्या स्पीड रहेगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। हाँ जी, इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट आगे देखिए, कह रहे कि टास्क टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर वन यूनिट एंड स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट यूनिट। अब एक आपने सामान बनाकर दिया, ठीक है। एक कस्टमर आया, मैं उसने मुझे ऑर्डर दे दिया, और मैंने क्या है सपोज करिए मैंने दोपहर के 2:10 पर सामान उसका बनाना स्टार्ट किया। 2:10 पर बनाना स्टार्ट किया। अब ये आ गया, उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर फिर से आ गए, तो मैंने कहा 2 मिनट वेट करिए। तो उसका मैंने ऑर्डर कब पकड़ा, ये फर्स्ट कस्टमर का ऑर्डर था, उसका मैंने 2:20 पर क्या है, मैंने कहा हाँ जी बताइए आपका क्या ऑर्डर है, आप क्या बनवाना चाहेंगे। तो उसने भी मुझे अपना बता दिया। तो पहले वाले कस्टमर की जो डिमांड थी उसको उसको फुलफिल करने में, ठीक है। और जो नेक्स्ट कस्टमर मेरे पास आया, उसका सामान बनाने का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, इन दोनों का जो गैप रहेगा, डिफरेंस रहेगा 10 मिनट का, इसको भी आप टास्क टाइम कह सकते हैं। तो उसी लाइनों को क्या है थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपको बताया गया है। कह रहे कि टास्क टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट। 1 यूनिट की प्रोडक्शन आपने 2:10 पर स्टार्ट की थी, एंड द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट यूनिट, और नेक्स्ट यूनिट आपने कब बनाना स्टार्ट किया, 2:20 पर, ठीक है। When these production starts are set to match the rate of the customer's demand, और जब आप ये प्रोडक्शन कर रहे थे, यहाँ पर आप क्या है अपनी कस्टमर की जो डिमांड थी उसको क्या है मैच कर रहे थे। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको टास्क टाइम का क्या है मीनिंग समझ लग गया होगा। चलिए, और टास्क टाइम का यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी दिया गया है, इसको आपने लर्न जरूर करना है। अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम डिवाइड द टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड। अगर मैंने कह दिया, उसने कहा, मैंने कहा मुझे 10 बुके बना कर दीजिए, ठीक है। 10 बुके के लिए आपने क्या ले लिया, आपने क्या है 1 घंटा ले लिया, सपोज कर 1 घंटा छोड़ो, आपने 100 मिनट ले लिए, ठीक है। 100 मिनट का मतलब 1 आवर 40 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट और 40 मिनट। तो ये जो अब ये इसका करेंगे तो अभी कितना आ गया, 10 मिनट आ गया। तो इसको भी आप क्या है टास्क टाइम निकालते हैं। अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन का टाइम जो आपके पास अवेलेबल है, जैसे उसने कह दिया कि मुझे 2 घंटे में आप तैयार करके दे दीजिए, तो 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। उसने कहा कि मेरे पास 120 मिनट का ही टाइम है, अब मैं 2 घंटे कहीं और जा रही हूँ किसी काम से, तो ये मेरे 10 बुके आप रेडी रखना। तो जब आप इससे करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने 12 मिनट लगाएंगे उन बुकों को रेडी करने के लिए पर यूनिट का, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या है आप अपने टास्क टाइम को निकाल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस वे में निकाल रहे हैं उसको। हाँ जी, आगे देखिए इसको अब। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बैक फ्लशिंग। बैक फ्लशिंग एक नया टॉपिक है, एक नया नाम है जो आप सुन रहे हैं। चलिए अब इसको पढ़ते हैं कि बैक फ्लशिंग होती क्या है। तो बैक फ्लशिंग का मतलब होता है कि आपको कोई डाटा नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि मुझे कोई डाटा नहीं चाहिए,
सुबह आप वो चलो फ्लावर वाली दुकान की बात करते हैं। तो जब आप सुबह आपने दुकान ओपन की, ठीक है, आपने कुछ नहीं, आप कॉपी में कुछ नहीं नोट कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। दिन में आपने कितने बनाया, कि सामान कितने कस्टमर्स को बेचा, कितने रुपए आपने अर्न किए, आप कहीं नहीं लिख रहे हो, कोई डाटा एंट्री उसकी नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब रात को आपने आखिरी बुके बेचा, ठीक है, और जब आप अपनी शॉप को क्या है रात के लिए बंद करने लगे, तब आपने क्या है बैठकर पूरे दिन का हिसाब लिखा कि मैंने 10 रेड रोसेस के बनाकर दिए थे, फिर मैंने पर्पल कलर के रोसेस के बनाकर दिए, मैंने लोटस को बेचा, मैंने क्या है हमारे अलग अलग तरह के जो मैरीगोल्ड का फ्लावर होता है उसको भी बेचा, उसकी मालाएं बेची। तो जब आप पूरे दिन का बैठकर लिखते हो डाटा, ये कब लिखते हो, जब अनटिल फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड, जब तक आपका जो लास्ट प्रोडक्ट है या फिर जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो फिनिश नहीं हो जाती। कह रहे कि बैक फ्लशिंग में कोई भी डाटा एंट्री की जरूरत नहीं होती है किसी भी तरह की, अनटिल अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड, जब तक आपका जो लास्ट वाला प्रोडक्ट या फिर जिस जहां से आपका काम फिनिश होता है वो आपका कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर? एट दैट टाइम द टोटल अमाउंट फिनिश्ड इज एंटर्ड, और उस समय पर आप रात को बिल्कुल दुकान जब आप बंद करने लगे, तब आपने क्या है टोटल सामान को लिखा कि मैंने टोटल अमाउंट का कितना सामान बनाया, कितना बेचा, और उसको आप एंटर करते हो, रिकॉर्ड चढ़ाते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, which multiplies it by all the components listed in the bill of material for each items। जैसे आपने वहां पर टोटल उतार दिया कि मैंने आज के दिन में 120 बुके बेचे, जहां पर वो क्या है आपका सारा देख लेता है कि आपने कितना, कितने फ्लावर्स को यूज किया होगा, ठीक है, कितने रुपए का पर बुके आपने बेचा होगा, तो कितनी आपकी अर्निंग हुई होगी, ये सारी चीजें, विच मल्टीप्लाइज इट बाय ऑल द कंपोनेंट्स लिस्टेड इन बाय द बिल ऑफ मटेरियल। तो जो बिल ऑफ मटेरियल आपने, जो आपके पास जो मटेरियल था फ्लावर्स थे, उससे क्या है वो आपको उस क्या है उसको मल्टीप्लाई कर देगा फॉर ईच आइटम प्रोड्यूस, जितनी भी आपने आइटम्स प्रोड्यूस की हैं उसके लिए। तो बैक फ्लशिंग का मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर आप स्टार्टिंग में और साथ साथ में कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जब आप पूरा काम अपना फिनिश कर लेते हैं उसके बाद सारा जितना भी काम किया होता है उसकी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर रिकॉर्डिंग करते हैं, और सारा डाटा आप चेक करते हैं, उसको हम बैक फ्लशिंग कहते हैं। चलिए, और इसमें क्या होता है, जब आप रात को आपने सामान अपना नोट किया, सब कुछ किया, तो इसमें एक लेंदी लिस्ट होती है कंपोनेंट्स की, जिसको आपने यूज किया था अपने प्रोडक्शन की प्रोसेस में। वहां पर फ्लावर्स आ गए, अलग अलग तरह के फ्लावर्स आपने पूरे दिन में, सुबह जब आपने शॉप ओपन की तो आप कितने फ्लावर्स को खरीद कर लेकर आए थे, ठीक है। वहां पर लेंदी लिस्ट होती है कंपोनेंट्स की जो आपने यूज की होती है अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। और इसमें क्या करते हो आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो फ्रॉम द बिगनिंग इन्वेंट्री बैलेंस टू अराइव द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट शुड नाउ बी लेफ्ट। इसमें क्या है, जैसे परसों के आपके पास क्या है, एक दिन पहले के आपके पास 10 रोजेस पड़े थे, सिर्फ रोजेस का काम है, ठीक है। तो मैंने आज के दिन में क्या है 120 120 रोजेस यूज किए। तो 120 रोजेस में जब आप 10 रोजेस को क्या है माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया कि 110 रोजेस आपके आज की इन्वेंट्री जो आपने यूज की है, ठीक है। जिसमें कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम विच आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग इन्वेंट्री बैलेंस टू अराइव द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट शुड नाउ बी लेफ्टेड। जिसमें क्या है, और आपने क्या है 110 यूज रोजेस को यूज किया है, अगर बाई चांस आपने 200 रोजेस खरीदे थे आज मॉर्निंग में, ठीक है, और उसके साथ आपने क्या है कल वाले आपके पास रोजेस थे 10, तो पूरे दिन में मैंने यूज कितने किए थे 120, तो मेरे पास कितने बचे 90। तो ये क्या है 90 आपके पास क्या है लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री आपकी बची है। इससे क्या है कह रहे कि जब आप बैक फ्लशिंग करेंगे ये एक तरह का आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए, कि जब आपको नहीं पता चलता कि मेरे पास कितना सामान बचा, कितना मेरे पास पहले था, तो वहां पर आप बैक फ्लशिंग कर सकते हैं। तो कह रहे बट यहाँ पर क्या है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ भी, अभी क्या है बहुत ही कमी पेशी पाई जाती है आपकी बैक फ्लशिंग में, जिसको आपको क्या है कोरेक्ट करना चाहिए इसको यूज करने से पहले, ठीक है। दैट मीन्स बैक फ्लशिंग में भी कमियां हैं, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। चलिए उसको देखते हैं।
सबसे पहले जो कमियां है प्रोडक्शन रिपोर्टिंग। जैसे कई बार आपको नहीं याद रहता पूरे दिन में मैंने कितना सामान बेचा कितना नहीं, आपकी जो अमाउंट है वो ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्शन रिपोर्टिंग। तो कह रहे कि प्रोडक्शन रिपोर्टिंग, कह रहे द टोटल प्रोडक्शन फिगर एंटर्ड इनटू द सिस्टम मस्ट बी एब्सोल्युटली करेक्ट। जो भी सामान जो भी डाटा आप अपने रात को कंप्यूटर में डाल रहे हो, तो वो एग्जैक्टली एक्यूरेट ही होना चाहिए, करेक्ट ही होना चाहिए। और else the wrong components types and qualities will be subtracted from the stock। और अगर बाई चांस आपने किसी अलग तरह के रॉ मटेरियल को एंटर कर दिया है, या फिर क्वालिटी को क्या है ऊपर नीचे कर दिया है, उसको क्या है आपको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए अपने स्टॉक में से। ये एक तरह की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो कि आपको देखनी पड़ती है जब आपका जो स्टॉक होता है या फिर जो आपने बिक्री की है, जो सेल्स की है वो हाई टर्नओवर की होती है, ठीक है। और या फिर क्या है जो बंदा सामान बेच रहा है या फिर जो सामान का डाटा लिख रहा है वो लो लेवल ऑफ ट्रेनिंग का होता है, एक्सपीरियंस नहीं, तो उनको चीजें नहीं याद रहती, ठीक है। काम के बारे में अभी इतनी नई नॉलेज नहीं थी जिसको आपने हायर किया था। लो लेवल ऑफ ट्रेनिंग होती है टू द प्रोडक्शन स्टाफ दैट रिकॉर्ड्स दिस इंफॉर्मेशन विच लेट्स बी एरर्स। जो इस डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके पास क्या है लो लेवल ऑफ क्या है ट्रेनिंग होती है, या फिर जो डाटा आपने रिकॉर्ड करना है वो ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, हाई टर्नओवर का होता है, जिससे क्या है आपके एरर्स हो सकते हैं। हाँ जी, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आ गया आपके पास स्क्रैप रिपोर्टिंग। स्क्रैप रिपोर्टिंग का मतलब जो आपके पास क्या है वेस्टेज बच जाती है उसका भी डाटा आप लिखते हो। कुछ फ्लावर्स आपके खराब हो गए मुरझा गए, जो आपने सुबह बाय किए थे वो कहीं नहीं लग पाए, तो उसको भी तो आपने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना है। तो कह रहे जो सारी आपकी क्या है अब नॉर्मल स्क्रैप होती है उसको आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही डेलीजेंटली ट्रैक करना है, देखना है कितने बचे कितने खराब हो गए और उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो कह रही है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है आपके क्या है बैक फ्लशिंग के बाहर निकल जाएंगे, फॉल आउटसाइड द बैक फ्लशिंग सिस्टम। अब इसको भी तो बैक ब्लैक लिखा है। ये भी क्या है आपके बैक फ्लशिंग सिस्टम से बाहर। अब बैक फ्लशिंग सिस्टम में जितना आपने सामान यूज किया उसको भी लिखा जाता है, जो सामान आपका खराब हो गया उसको भी लिखा जाता है। अगर जो सामान आपका खराब हो गया आप उसको नहीं एग्जैक्टली क्या है फाइंड आउट कर पा रहे और उसका डाटा नहीं निकाल पा रहे, तो वो आपके इस सिस्टम से बाहर रह जाएगा और उसको क्या है आप इन्वेंट्री में चार्ज नहीं कर पाएंगे। कल को आप उस बंदे बच्चे को ही कहे जाएंगे या फिर उस बंदे को कहते जाएंगे कि आपने फ्लावर्स को क्या है इधर उधर किया होगा, जब तक वो आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा कि कितना सामान खराब भी हो चुका था। तो ये तो बात बहुत ही नॉर्मल है कि ये जो स्क्रैप होता है आपका वेस्टेज होती है, ये आपकी प्रोडक्शन के प्रोसेस में कहीं भी हो सकती है, अकर एनीवेयर इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस कहीं भी हो सकती है। अ लैक ऑफ अटेंशन बाय एनी ऑफ द प्रोडक्शन स्टाफ, अगर वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे और इधर उधर उन्होंने बहा दिया फ्लावर, तो रात को फिर वो रात को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कह रहे कि अगर आपने आपके प्रोडक्शन स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया अटेंशन नहीं दी, इससे क्या है इनएक्यूरेट इन्वेंट्री हो सकती है आपकी। और ये सारी चीजें क्यों होती है, या तो हाई प्रोडक्शन टर्नओवर होगा या फिर लो लेवल ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग होगी, जिससे ये आपकी प्रॉब्लम क्या है बढ़ सकती है। हाँ जी, क्लियर। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आगे लॉट ट्रेसिंग। लॉट ट्रेसिंग क्या होता है चलिए इसको देख लेते हैं हम। यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। तो कह रहे कि लॉट ट्रेसिंग, लॉट्स को ट्रेस करना कितने लॉट्स में बैचेस में आपने क्या है सामान बेचा है या फिर आप लेकर आए थे, ये क्या है बैक फ्लशिंग में क्या है इसको करना इम्पॉसिबल सा है, ठीक है, क्योंकि बैक फ्लशिंग में हम सारा आखिरी में डाटा चढ़ाते हैं। और कह रहे कि ये कहाँ पर किया जा सकता है, लॉट ट्रेसिंग कहाँ पर की जाती है, जहां पर जो मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या है रिकॉर्ड रखता है जैसे जैसे इस लॉट्स को यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे जैसे आपने एक एक दो दो फ्लावर उठाकर यूज किया आप तुरंत उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, वहां पर लॉट ट्रेसिंग की जा सकती है, ठीक है। बैक फ्लशिंग में ये इम्पॉसिबल है,
कह रहे इट इज रिक्वायर्ड व्हेन अ मैन्युफैक्चरर नीड्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हिच प्रोडक्शन लॉट्स वर यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट इन केस ऑल द आइटम्स इन अ लॉट मस्ट बी रिकॉल्ड। तो अगर उसको सारी अपनी आइटम्स को रिकॉल करना है, तो और उसने देखना है कि कौन सी लॉट को कहाँ पर प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता है, वहां पर आप इसको यूज करते हैं, लॉट ट्रेसिंग को यूज करते हैं। जो पिकिंग सिस्टम होता है, कोई कौन सा बंदा इसको लेकर गया, पिकिंग सिस्टम, पिकिंग का डाटा लिखना, कह रही यही एक ऐसा डाटा होता है जो एडिक्वेटली रिकॉर्ड करता है इस इंफॉर्मेशन को। सम कंप्यूटर सिस्टम अलोज पिकिंग एंड बैक फ्लशिंग सिस्टम टू को एग्जिस्ट। और कई कंप्यूटर के सिस्टम कहते हैं कि बैक फ्लशिंग और क्या है आपके पिकिंग का जो डाटा होता है, इन दोनों को क्या है आप साथ में ही क्या है लेकर चलेंगे, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। सो डैट पिक ट्रांजेक्शन फॉर लॉट ट्रेसिंग पर्पस कैन स्टिल बी एंटर्ड इन द कंप्यूटर। तो इसलिए क्या है ट्रेसिंग, लॉट ट्रेसिंग करने के लिए आपको पिक ट्रांजेक्शंस को भी क्या है कंप्यूटर में लिखना है अपने। और लॉट ट्रेसिंग तभी की जा सकती है अगर इसके लिए आपके पास क्या है सुटेबल सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये लॉट ट्रेसिंग का डाटा रिकॉर्ड करते हैं। दैट मीन्स लॉट ट्रेसिंग करने के लिए आपको हाई एंड सिस्टम मतलब अच्छा कंप्यूटर सिस्टम और क्या है आईटी टेक्नोलॉजी चाहिए। हाँ जी क्लियर। ओके आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री एक्यूरेसी। इन्वेंट्री एक्यूरेसी क्या होती है, कह रहे कि इन्वेंट्री बैलेंस मे बी टू हाई एट ऑल द टाइम्स। इन्वेंट्री क्या है आपकी जो बच जाती है, जो एट द एंड बैलेंस बच जाता है आपके पास, इन्वेंट्री जो नहीं आपकी बिकी होती है, कह रहे कि ये क्या है ज्यादा हो सकती है ज्यादा समय में, बहुत कम होता है जब आपका सारा सामान बिक जाए, नहीं तो आपका सामान क्या है लेफ्ट ओवर रह जाता है। क्यों होता है, बिकॉज द बैक फ्लशिंग ट्रांजेक्शन दैट रिलाइव्स रिलीव्स इन्वेंट्री यूजली। क्योंकि आप क्या करते हो, जो बैक फ्लशिंग करते हो या फिर जो बैक फ्लशिंग यूज करते हो वो क्या है आप एक बार करते हो पूरे दिन में, ड्यूरिंग विच टाइम अदर इन्वेंट्री इज सेंड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। जहां पर जो बाकी की जो इन्वेंट्री होती है उसको आप क्या है प्रोडक्शन प्रोसेस में दोबारा भेज देते हैं। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन एन एक्यूरेट सेट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड इन द वेयर हाउस। इस करके क्या है आपके पास डिफिकल्टी होती है कि आप इन्वेंट्री का डाटा सही से लिख पाए। ठीक है, इन्वेंट्री डाटा क्या है आपका मोस्टली ज्यादा ही रहता है। ठीक है, इन्वेंट्री आपकी बच जाती है, रॉ मटेरियल आपका बच जाता है। और जब आप बैक फ्लशिंग करते हो तो वहां पर आप क्या है डाटा को दिन में एक ही बार चढ़ाते हो एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, जब आपने सारी ट्रांजेक्शन पूरे दिन की करनी होती है, तो हो सकता है कि बीच में आपके कुछ फ्लावर्स आपको दोपहर में लगे कि ये मुरझाने वाले, तो उसको आपने क्या है कहीं और जैसे उसको क्या है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में आपने रख दिया या फिर पानी में आपने कहीं पर रखवा दिया, तो वो तो डाटा आपका निकल गया शॉप से। तो कह रहे कि ऐसे क्या है एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्वेंटरी का डाटा रखना आपके लिए क्या होता है बैक फ्लशिंग में मुश्किल हो सकता है। हाँ जी क्लियर। तो मैंने आपको एक टॉपिक करवाया बैक फ्लशिंग एट द एंड। ठीक है, पहले तो हमने बहुत अच्छे से मैंने आपको जीआईटी सिस्टम की रिवीजन करवाई है। तो कह रही कि बैक फ्लशिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं। सबसे एक तो हमने अभी की है लेटेस्ट वाली इन्वेंटरी एक्यूरेसी होती है इसमें। नेक्स्ट होता है आपके पास लॉट ट्रेसिंग। एक आ गई स्क्रैप रिपोर्टिंग। फोर्थ आ गया आपका प्रोडक्शन रिपोर्टिंग। तो ये थी आपकी बैक फ्लशिंग की कुछ प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से बैक फ्लशिंग एक आपका अच्छा फुल फ्लैज सिस्टम आपके सामने निकल कर नहीं आ पा रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो जेआईटी का टॉपिक था वो खत्म होता है। होप सो आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी।
और आपको जितना भी मैंने पढ़ाया वो सारी चीजें आपको अंडरस्टैंडेबल होगी। तो कल एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ आऊंगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।